नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आपको पता है दोस्तों कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम रोज सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। और आज की हमारे पास में क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कोल्पोस्कोपी। ठीक है, क्योंकि हर क्लास के बाद में मैं कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप बता सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों के जो है वो कमेंट आए थे कि सर गायनिक के जो है वो कुछ प्रोसीजर करवा दीजिए, क्योंकि उसमें बड़ी दिक्कत आती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं की डिमांड पे जो है वो हम आज लेके आए हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्पोस्कोपी। यानी कि आज के हमारे पास में जो 263 नंबर की क्लास है, दैट इज कॉल्ड कोल्पोस्कोपी। ये उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि सर प्रोसीजर करवा दीजिए, स्पेशली गायनिक के। तो वो उनके लिए जो है वो हम डेडिकेटेड करते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं आगे और आगे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, वन बाय वन करके जो हो हम इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर, यानी कि इस टॉपिक के अंदर जो है वो हमारे पास में कौन कौन से और किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे पास में टॉपिक है कोल्पोस्कोपी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन निकल के आता है, इसके स्टेप से भी क्वेश्चन निकल के आता है, देन इसके प्रोसीजर से भी क्वेश्चन निकल के आता है, इसके इंडिकेशन से भी निकल के आता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन से भी निकल के आता है। देन हर एक चीज से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। और साथ के साथ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, जैसे कोल्पोस्कोपी क्या होता है या कोल्पोस्कोपी में हम क्या एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल्पोस्कोपी के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो इसके अंदर दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होते हैं, एक स्पेकुलम यूज होता है और एक कोल्पोस्कोप यूज होता है। अभी सारी चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देन अप्लाइड क्वेश्चन भी आते हैं, इनडायरेक्टली भी जो हो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब कुल मिला के आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इससे निकल के आते हैं। तो वन बाय वन करके चलते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। जहां जहां पे भी जो चीजें, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, लेकिन फिर भी जहां पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वहां पे मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके हर एक लाइन से इंट्रोडक्शन भी याद करना है, स्टेप भी याद करनी है, प्रोसीजर भी याद करना है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मैनेजमेंट, सारी चीजें जो है वो याद करनी है। उसके हिसाब से हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। देन सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन, कि कोल्पोस्कोप की जो है वो हमारे पास में डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों कोल्पोस्कोप की डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये इमेज जो है वो दिखाना चाहूंगा। इसी इमेज से आपके पास में बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। इमेज में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फीमेल क्लाइंट जो है वो लेटा हुआ है। कोल्पोस्कोपी जो है बेसिकली हमारे पास में जो है फीमेल में ही की जाती है। जैसे हमारे पास में कल क्लास थी दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, वो मेल के लिए थी, आज हम इसी को ले रहे हैं फीमेल। तो यहाँ पे जो है वो एक फीमेल कैंडिडेट जो है वो लेटी हुई है। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट में जो है वो हमारे पास में, और ये हमारे पास में हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, या हम कह सकते हैं कि डॉक्टर या फिजिशियन है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दो तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही जो है हम कोल्पोस्कोपी कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से दो इंस्ट्रूमेंट जो है वो चाहिए होते हैं। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया कि कोल्पोस्कोपी के नीडेड के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए। एक ऑप्शन दे दिया आपके पास में, दैट इज कॉल्ड, आपको दे दिया प्रोटोस्कोप एंड कोल्पोस्कोप। एक जो है वो ब्रोंकियोस्कोप, लेरिंजियोस्कोप। एक ऑप्शन दे दिया आपके पास में स्पेकुलम एंड कोल्पोस्कोप। तो इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होते हैं। एक तो चाहिए होता है हमारे पास में स्पेकुलम। ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्पेकुलम। ठीक है, और सेकंड हमारे पास में आता है दैट इज कॉल्ड कोल्पोस्कोप। कोल्पोस्कोप, ये दो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट के बिना हम जो है वो कोल्पोस्कोपी नहीं कर सकते। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि स्पेकुलम जो है वो इंसर्ट कर दिया। कहां इंसर्ट कर दिया, वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद कोल्पोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी क्या हमारे पास में, कोल्पोस्कोपी जो है वो हमारे पास में एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, या हम कहें कि इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें लाइट के माध्यम से हम किसी चीज को विजुअलाइजेशन करते हैं। इससे लाइट जाती है, लाइट जाने के बाद जहां जहां भी हम लाइट का हिसाब से जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, लेंस लगे हुए होते हैं। तो ये जो हो पहले स्पेकुलम को हमने फिक्स कर दिया। स्पेकुलम को कहां पे फिक्स किया दोस्तों, वेजाइना के अंदर। ठीक है, वेजाइना के अंदर हमने स्पेकुलम को फिक्स किया। देन कोल्पोस्कोप के माध्यम से जो है वो हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं और फिर फाइंड आउट कर रहे हैं।
तो कोल्पोस्कोपी जो है वो हमारे पास में एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वेजाइना को, देन सर्विक्स को, देन वल्वा, ये जो एरिया है, ठीक है, वल्वा जो एरिया है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तीन चीजों को फाइंड आउट करते हैं, वल्वा, सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है। इन तीनों चीजों में कोई भी एबनॉर्मेलिटी है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं कोल्पोस्कोपी। क्लियर है, यहां तक चीज क्लियर होगी कि कोल्पो जो स्कोपी है उसके माध्यम से हम जो है वो दोस्तों एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें हम सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा को जो है वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास में कोलोनोस्कोप के माध्यम से जो है हम यूज करते हैं। कोई भी लीजन है, कोई भी कैंसर है या कोई भी एबनॉर्मलिटी हमारे पास में है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर यहां तक चीज समझ में आ गई तो डेफिनेशन आपको चुटकियों में जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो देखो, कोल्पोस्कोपी इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, क्लियर। कोल्पोस्कोपी इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन विच द सर्विक्स, वेजाइना एंड वुल्वा आर एग्जामिन अंडर द मैग्निफिकेशन यूजेज ऑफ कोल्पोस्कोप। अब कोल्पोस्कोप क्या है? ए स्पेशल बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप विथ लाइट, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है विथ लाइट के साथ में। तो समझिए, कोल्पोस्कोपी जो है वो हमारे पास में क्या है? एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। कोल्पोस्कोपी जो है वो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा को जो है वो एग्जामिन करते हैं। किसके माध्यम से? कोल्पोस्कोपिक के माध्यम से। और कोल्पोस्कोपी क्या है दोस्तों? कोल्पोस्कोपी जो है वो हमारे पास में एक बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर लाइट लगी हुई है। यहां पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास में कोल्पोस्कोप, ये कोल्पोस्कोप माइक्रोस्कोप की तरह ही दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके अंदर ये देखो लाइट है, तो ये लाइट बीम है। तो कोल्पोस्कोप जो है वो एक हमारे पास में माइक्रोस्कोप ही होता है जिसके अंदर लाइट बीम है, उसके माध्यम से देखते हैं। और स्पेकुलम जो है वो लगा रहता है ताकि हम अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन कर सकें। और क्या क्या चीजों को हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तों? हम वेजाइना को देखते हैं, देन उसके अंदर हमारे पास में सर्विक्स को देखते हैं, और हमारे पास में जो है दोस्तों वल्वा को हम जो है वो देखते हैं। ये तीन चीजें जो है वो हम एग्जामिन करते हैं। और ये क्या हेल्प करता है? इट हेल्प टू डिटेक्ट प्री कैंसरस लीजन्स, सर्वाइकल कैंसर एंड अदर एबनॉर्मेलिटी ऑफ द सर्विक्स। यानी कि इसके माध्यम से हम क्या चीजें कर सकते हैं? प्री कैंसरस लीजन, ठीक है, कैंसर का कोई भी लीजन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी सर्वाइकल कैंसर है उसको हम देख सकते हैं, और कोई भी एबनॉर्मेलिटी है सर्विक्स के अंदर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कोल्पोस्कोपी जो है वो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम सर्विक्स, वेजाइना एंड वुल्वा को जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं। किसके द्वारा? कोल्पोस्कोपी के माध्यम से। कोल्पोस्कोपी आपको बताइए कि ये जो है वो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है विथ लाइट बीम, और इसके माध्यम से, कोल्पोस्कोपी के माध्यम से कोई भी प्री कैंसरस लीजन है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है या हमारे पास में वेजाइनल कैंसर है या कोई भी एबनॉर्मलिटी सर्विक्स के अंदर है, इसको हम आइडेंटिफाई या फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में कोल्पोस्कोपी। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पर्पज ऑफ कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी के जो है वो क्या पर्पज होते हैं? तो दोस्तों ऑलरेडी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। कोल्पोस्कोपी के क्या पर्पज हैं दोस्तों? कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है हमारे पास में, सर्विक्स के अंदर है, वेजाइना के अंदर है या वल्वा के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, इसको हम आसानी से फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। अब पर्पज 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टू इवेलुएट एबनॉर्मल पेप स्मेयर रिजल्ट, ठीक है, यानी कि सर्वाइकल साइटोलॉजी किया, सर्वाइकल साइटोलॉजी किया, पेप स्मेयर देखा। पेप स्मेयर आपको पता ही है, ठीक है। पेप स्मेयर पे भी मैंने जो है वो क्लास ले रखी है। हमारे पास में वेजाइनल कैंसर के लिए जो है वो सबसे मेन डायग्नोसिस होता है पेप स्मेयर, ठीक है। तो पेप स्मेयर रिजल्ट में हमें जो है वो कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखाई दी, ठीक है, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी दिखाई दी है, तो फिर हम जो है वो कोल्पोस्कोपी की यूज करके जो है वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देन टू डिटेक्ट प्री कैंसरस चेंजेज, प्री कैंसरस चेंजेज इन द सेंस कि कैंसर होने से पहले जो जो चेंजेज आते हैं, ठीक है, किस तरीके से जो है वो सेल ग्रोथ होती है, इसको हम देख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। अभी हमारे पास में इसकी शॉर्ट फॉर्म बहुत बार आएगी, CIN, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। इसको हम देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि कैंसर से पहले जो जो चीजों को चेंजेस आते हैं इसको हम कोल्पोस्कोपी के माध्यम से देख सकते हैं। एंड टू डायग्नोज सर्वाइकल, वेजाइनल एंड वल्वल कैंसर, ठीक है, किसके डायग्नोसिस के लिए? सर्वाइकल, वेजाइनल एंड वल्वल कैंसर को डायग्नोसिस के लिए हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के यह है कि हमारे पास में जो भी पेप स्मेयर के रिजल्ट आए,
ठीक है, एबनॉर्मल पेप स्मेयर के रिजल्ट है उसको हम यूलेट कर सकते हैं। हमने पेप स्मेयर किया, कोई भी एबनॉर्मलिटी जो हमें दिखी तो उसको हम क्या एबनॉर्मलिटी है उसको देखने के लिए हम जो है वो कोल्पोस्कोपी कर सकते हैं। कोई भी प्री कैंसर चेंजेज है जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, मतलब कैंसर जब होने वाला होता है तो क्या क्या चीज़ों का चेंजेज आता है उसको हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और डायग्नोसिस, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वल्वर कैंसर है उसका हम जो है वो डायग्नोसिस इसके माध्यम से कर सकते हैं। एंड टू एग्जामिन एबनॉर्मल एरिया सच एज, इसमें हम जो है वो क्या क्या चीज़ों का जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं। पहली चीज़ आ गया हमारे पास में व्हाइट पैचेज जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है, तो कहीं पे भी व्हाइट पैचेज हैं, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने वेजाइना सर्विक्स देखा, कोई किसी प्रकार का व्हाइट पैचेज है उसको हम देख सकते हैं। एंड एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स है उसको हम आइडेंटिफाई, या वो सारी चीजें। ग्रोथ एंड पॉलिप्स, कहीं पे भी कोई ओवर ग्रोथ हो रही है या कहीं पे कोई पॉलिप्स है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड टू गाइड बायोप्सी इफ ऑफ एबनॉर्मल एरिया, अगर हमें बायोप्सी लेने की भी जरूरत है तो भी हम कोल्पोस्कोपी के माध्यम से जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ पर्पज थे कोल्पोस्कोपी के। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंडिकेशन, ठीक है, यानी कि कब कब जो है वो हम कोल्पोस्कोपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन में हमारे पास में सबसे पहली चीज आ गई दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल पेप स्मेयर। पेप स्मेयर किया, ठीक है, पेप स्मेयर आपको पता ही होगा दोस्तों, पेप स्मेयर में हमारे पास में जो है वो एक है, मतलब कोई भी जो है वो स्वाब लेते हैं सर्वाइकल से, देन उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में अगर हमें कहीं पे भी कोई भी एबनॉर्मलिटी मिली है, यानी कि सबसे पहले हमने पेप स्मेयर किया। पेप स्मेयर के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास ले रखी है। तो पेप स्मेयर जो है वो हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं इजी मेथड से, ठीक है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। वहां पे हम स्वैब लेके उसका चेक करते हैं। अब पेप स्मेयर में कोई भी एबनॉर्मलिटी आई, अगर पेप स्मेयर में कोई एबनॉर्मलिटी आई, हमने कहा ना कि पेप स्मेयर एबनॉर्मलिटी आते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कोल्पोस्कोपी करते हैं। तो पेप स्मेयर में किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी आई तो हम जो है वो कोल्पोस्कोपी करते हैं। क्लियर है। अगर पेप स्मेयर नॉर्मल है तो हम कोल्पोस्कोपी नहीं करते। अब पेप स्मेयर में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी आ सकती है, तो दोस्तों इसमें एचक्यूएस देखने को मिल सकता है, एलएससीएल, एचसीएल या टिपिकल ग्रैन्युलर सेल्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगर ये एबनॉर्मलिटी आती है तो हम जो है वो पेप स्मेयर किया, ये एबनॉर्मलिटी आती है तो हम जो है वो उसमें कोल्पोस्कोपी करेंगे। अब ये क्या चीज है उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एएस, ठीक है, CUS। एस्क्वेस जो है वो हमारे पास में क्या होता है, तो एस्क्वेस होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टिपिकल, जिसमें ए साइलेंट होता है, टिपिकल स्क्वेमस, टिपिकल स्क्वेमस सेल्स ऑफ अनडिटरमिनेट अनडिटरमिनेट सिग्निफिकेंस, ठीक है, यानी कि एस्क्वेस हो गया हमारे पास में, यानी कि टिपिकल स्क्वेमस सेल्स अनडिटरमिनेट सिग्निफिकेंस, मतलब जो हमारे पास में स्क्वेमस सेल्स है वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर कोई भी जो है वो हमारे पास में चेंजेज है या कोई चीज की जो है वो चीजें की चेंजेज आ गया, इसको हम कहते हैं एस्क्वेस। या फिर जो है वो हमारे पास में LSIL, LSIL होता है हमारे पास में, इसको मैं अलग लिख देता हूं, LSIL होता है हमारे पास में लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। अगर हमारे पास में LSIL दैट इज लो ग्रेड स्क्वेमस, ठीक है, लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल सेल्स अगर हमें देखने को मिलेगी, या फिर HSIL दैट इज कॉल्ड हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल सेल्स हमें देखने को मिलेगी। मतलब पेप स्मेयर कर रहे हैं, वहां पे किसी भी प्रकार की स्क्वेमस चीजें में चेंजेज आ गए हैं, लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल सेल्स मिल रही है या हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल सेल्स मिल रही है, मतलब एबनॉर्मल पेप स्मेयर है। अगर हमें एबनॉर्मल पेप स्मेयर मिला है तो फिर हम सीधा जो है वो किस पे जाएंगे, कोल्पोस्कोपी पे। भाई कोल्पोस्कोपी हम कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास में इंडिकेशन है कि कब जो है हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी कि हम कोल्पोस्कोपी जो है वो करेंगे। तो इसमें आ गया हमारे पास में एबनॉर्मल पेप स्मेयर देखने को मिलेगा तब हम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पॉजिटिव HPV टेस्ट, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस टेस्ट होता है,
ठीक है, वो अगर पॉजिटिव है तो फिर हम कोल्पोस्कोपी करते हैं, यानी कि स्पेशली हाई रिस्क स्ट्रेन लाइक HPV 16 एंड 18। ध्यान रखना, ये मैंने पहले सर्वाइकल कैंसर में भी मैंने दोनों बताए थे। सबसे ज्यादा ये होता है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस 16 एंड 18, सबसे ज्यादा कैंसर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आपको HPV 16 ह्यूमन पेप्लोमा वायरस 16 एंड 18 अगर हमें मिलता है, या HPV टेस्ट ह्यूमन पेप्लोमा वायरस टेस्ट अगर पॉजिटिव मिलता है, तो फिर हम कोल्पोस्कोपी करते हैं। ये सारे इंडिकेशन आ रहे हैं कि कोल्पोस्कोपी हम जो है वो कब कौन सी कंडीशन में हम करते हैं। तो पहली कंडीशन आ गई हमारे पास में एबनॉर्मल पेप स्मेयर एबनॉर्मल रहा तब हम करेंगे। अगर ह्यूमन पेप्लोमा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हुआ तो तब हम करेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग एंड अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, यानी कि पोस्ट कोइटल का मतलब हो गया कि आफ्टर इंटरकोर्स जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, या अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, बिना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में हम कोल्पोस्कोपी करते हैं। क्लियर है कि अनएक्सप्लेन्ड मतलब कहीं पे भी बिना टाइम पीरियड पे जो है वो ब्लीडिंग हो गई है, या इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, कोल्पोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट विजिबल लीजन ऑन सर्विक्स, सर्विक्स पे हमें, ठीक है, सर्विक्स को अगर हमें फाइंड आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर हमें लीजन वहां पे दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार का कोई घाव अगर दिखाई दे रहा है, तो हम कोल्पोस्कोपी करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सस्पेक्टेड सर्वाइकल कैंसर। अगर हमें लगता है कि यार सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, पेप स्मेयर किया या एबनॉर्मल जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ या कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है, हमें ऐसा सस्पेक्टेड लगता है, हमें ऐसा लगता है कि सर्वाइकल कैंसर है या हो सकता है, तब हम कोल्पोस्कोपी करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फॉलो अप आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। ठीक है, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया का ट्रीटमेंट कर दिया। सर्वाइकल डिस्प्लेजिया होता है दोस्तों, सर्वाइकल का आपको पता ही है, सर्विक्स हो गया, डिस्प्लेजिया का मतलब होता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। अगर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का जो है वो हमने ट्रीटमेंट कर दिया, ट्रीटमेंट करने के बाद फॉलोअप करते हैं कि अब वापस से एबनॉर्मल सेल ग्रोथ तो नहीं हो रही है या कहीं पे अननेसेसरी ग्रोथ तो नहीं हो रही है, तो उसके फॉलोअप के लिए भी जो हम जो है वो कोल्पोस्कोपी करते हैं। तो ये हमारे पास में इंडिकेशन है। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा था, अगर एबनॉर्मल पेप स्मेयर है तो हम जो है वो कोल्पोस्कोपी करते हैं, अगर पॉजिटिव ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है तो हम करते हैं, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग या अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो हम करते हैं, अगर हमें कोई लीजन दिख रहा है सर्विक्स के अंदर तो हम करते हैं, हमें लगता है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है तो हम कोल्पोस्कोपी कर सकते हैं, और अगर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया का ट्रीटमेंट कर दिया, सर्जरी कर दी, देन उसके फॉलोअप में हम कोल्पोस्कोपी जो है वो करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब जो है हम कोल्पोस्कोपी नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो सारी चीजें आ गई, तो ऐसा भी तो होना है कि कब हम जो है वो कोल्पोस्कोपी नहीं करते हैं। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन। ठीक है, एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन है तब हम कोल्पोस्कोपी नहीं करते हैं। ठीक है, एक्टिव इन्फेक्शन में हमारे पास में क्या होगा, क्योंकि हमें स्पेकुलम भी अंदर डालना है, वो सारी चीजें, तो वो इन्फेक्शन को और ज्यादा प्रमोट कर देगा। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन है उसमें हम कोल्पोस्कोपी नहीं करते हैं। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना, इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। अगर बहुत ही ज्यादा जो है वो हमारे पास में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो है वो ब्लीडिंग होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम जो है वो कोल्पोस्कोपी नहीं कर सकते। नेक्स्ट एलर्जी टू एसिटिक एसिड एंड आयोडीन। बहुत ध्यान से, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से एलर्जी के कारण जो है वो हम कोल्पोस्कोपी नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन को एसिटिक एसिड से जो है वो एलर्जी है या आयोडीन से एलर्जी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो कोल्पोस्कोपी नहीं करते हैं। अब ये क्यों है दोस्तों, ये दोनों आगे आएंगे। ठीक है, आयोडीन से भी हम जो है वो डाल के भी टेस्ट करते हैं, ये हमारे पास में जो है वो कंफर्म नहीं होता, मतलब जरूरी नहीं कि आयोडीन वाला करें, बट एसिटिक एसिड तो हम डाल के टेस्ट करते हैं। कुल मिला के हमारे पास में आगे आएगा, ठीक है, आयोडीन वाला भी आएगा हमारे पास में, जिसको हम सिल्चर टेस्ट के नाम से जानते हैं, पूरा चीज आएगी। ठीक है, आगे आएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सिल्चर्स टेस्ट के नाम से इसको हम जानते हैं, यह भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे पूरी चीज आएगी। तो एसिटिक एसिड डाल के भी हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड आयोडीन डाल के भी हम जो है वो टेस्ट करते हैं।
उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास में सर्वाइकल के अंदर जो जो चीजें चेंजेज आ रही है, किस तरीके से स्ट्रेन होता है या नहीं होता है, तो वो सारी चीजें। तो अगर किसी को एसिटिक एसिड, हाँ आयोडीन वाला कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी को आयोडीन से एलर्जी है तो अगर फिर हम उसमें आयोडीन वाला सिल्चर टेस्ट नहीं करते, लेकिन एसिटिक एसिड से तो हम टेस्ट करते हैं। तो किसी पर्सन को एसिटिक एसिड से एलर्जी है या आयोडीन से एलर्जी है, लुगोस आयोडीन इसमें हम डालेंगे बेटाडीन, ठीक है। तो अगर उससे एलर्जी है तो उसमें हम जो है वो कभी भी कोल्पोस्कोपी नहीं करते हैं। पूरा अभी एक्सप्लेन आएगा, पूरा सिल्चर टेस्ट के बारे में जो है वो हम पूरा अच्छी तरीके से जो है वो आगे पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसके अंदर हम कोल्पोस्कोपी नहीं करते हैं। कौन कौन सी? अगर एक्टिव पेल्विनिक इन्फेक्शन है तो हम नहीं करते हैं। सेकंड, हमारे पास में अगर हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग है तो हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी महिला को एसिटिक एसिड और आयोडीन सॉल्यूशन से जो है वो हमारे पास में एलर्जी है तो हम नहीं करते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं हमारे पास में इक्विपमेंट यूजेज। यहां पे भी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास में 2 इक्विपमेंट जो है वो यूज आते हैं और एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया। क्वेश्चन पूछते हैं कि कोल्पोस्कोपी के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज आते हैं और अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन दे देगा हमारे पास में ब्रोंकियोस्कोप स्पेकुलम, एक दे देगा स्पेकुलम प्रोटोस्कोप, एक दे देगा स्पेकुलम कोल्पोस्कोप और एक अलग लेरिंजोस्कोप दे देगा। तो हमारे पास में ध्यान रखना, इसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं। एक आता है स्पेकुलम, ठीक है, टू विजुअलाइज द सर्विक्स, और एक होता है कोल्पोस्कोप दैट इज कॉल्ड बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप विद लाइट। ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था, इसको मैं दोबारा से जो है वो नई स्लाइड में ले लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज दिख सके, ठीक है। एक नया पेपर हम ले लेते हैं और ये इमेज जो है वो मैं डाल देता हूं, ये लो, ये देखो, ये कोल्पोस्कोपी है। अब इसके अंदर हमें 2 इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज आते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? एक तो आ गया हमारे पास में ये वाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पेकुलम, ठीक है, किसी को स्पेकुलम, ठीक है, और एक आता हमारे पास में ये वाला। तो 2 इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास में कोल्पोस्कोपी के अंदर यूज है। इसको हम बोलते हैं कोल्पोस्कोप और इसको हम बोलते हैं स्पेकुलम। तो एक तो हमारे पास में स्पेकुलम यूज आता है और एक आता है कोल्पोस्कोपी होता है। स्पेकुलम तो क्या करता है दोस्तों, हमारे पास में जो वेजाइना है उसको डायलेट करने का काम करता है ताकि अच्छे तरीके से कोई चीज दिख सके। और कोल्पोस्कोप क्या होता है? बाइनोकुलर जो है वो हमारे पास में माइक्रोस्कोप होता है, इसके अंदर लाइट आती है, ये देखो लाइट बीम यहां से आती है जिसके द्वारा हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर इक्विपमेंट यूज की हम बात करें तो इसके अंदर 2 इक्विपमेंट होते हैं। कौन कौन से हो गए हमारे पास में? पहला आ गया दोस्तों कोल्पोस्कोप, जो कि बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है विथ लाइट, ठीक है, और स्पेकुलम टू विजुअलाइज द सर्विक्स, सर्विक्स को जो है वो डायलेट करता है ताकि हमें चीजें अच्छी तरीके से दिख सके। तो 2 तो हमारे पास में इक्विपमेंट यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट 2 यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे पास में एक आता है एसिटिक एसिड, हमें चाहिए होता है, ठीक है, टू हाईलाइट एबनॉर्मल एरिया। हम क्या करते हैं, कोल्पोस्कोप जब करते हैं तो हम एसिटिक एसिड डाल के जो है वो चेक करते हैं। एसिटिक एसिड डालेंगे तो जो भी एबनॉर्मल एरिया है जैसे नियोप्लेजिया वाला है या फिर हमारे पास में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, वो हमें आसानी से दिख जाएगी, ठीक है। देन सेकेंड चीज आती है हमारे पास में, उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन भी डालते हैं, लुगोज सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। इसके द्वारा हम सिल्चर टेस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हमें जरूरत पड़ी कि अगर कोई लिम्फ है वहां से हमें बायोप्सी लेनी है तो फिर बायोप्सी फोर्सेप की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है वो हमें रिक्वायरमेंट है। तो एसिटिक एसिड तो हमें चाहिए होता है, तभी तो हमने कहा था कि अगर किसी फीमेल को एसिटिक एसिड से एलर्जी है या आयोडीन या लुगोस आयोडीन से एलर्जी है तो उसमें हम जो है वो कोल्पोस्कोपी नहीं करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या क्या यूज होते हैं? सॉल्यूशन हमारे पास में 3 to 5% एसिटिक एसिड जो है वो रिक्वायर होता है। किस लिए होता है ये? टू हाईलाइट एबनॉर्मल एरिया, यानी कि हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं देन एसिटिक एसिड डालते हैं। एसिटिक एसिड डालने के बाद जो है वो जो भी हमारे पास में सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा में कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू होंगे वो हमें विजुअलाइज हो जाएंगे। सेकंड, लुगोस आयोडीन डालते हैं जिसको हम सिल्चर टेस्ट के नाम से जानते हैं। अभी आएगा सिल्चर टेस्ट जो है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि बेसिकली नॉर्मल जो है वो हमारे पास में वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन होता है तो वहां पे डार्क ब्राउन स्टेन बन जाते हैं। अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो हमारे पास में कोई भी स्टेन जो है वो नहीं बनेगा। आगे पूरी डिटेल से आएगा, नो प्रॉब्लम,
ठीक है। एंड बायोप्सी फोर्सेप, अगर हमें वहां पे जो भी एबनॉर्मल चीजें, अगर हमें वहां पे बायोप्सी लेनी है, ठीक, इफ बायोप्सी नीडेड होती है तो फिर हमें बायोप्सी फोर्सेप चाहिए, अदरवाइज एसिटिक एसिड एंड लुगोल सॉल्यूशन तो चाहिए। तो दो तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, कौन कौन से, कोल्पोस्कोप एंड स्पेकुलम, ठीक है। एंड तीन हमारे पास में चीजें और हो गई, कौन, सॉल्यूशन, जिसमें एसिटिक एसिड चाहिएगा, लुगोस आयोडीन हम कर सकते हैं चेक, देन उसके बाद फोर्सेप, बायोप्सी फोर्सेप, उसमें हमें कंपलसरी नहीं है कि अगर हमें चाहिए, अगर हमें बायोप्सी लेनी है तो हमें बायोप्सी फोर्सेप चाहिए, अगर बायोप्सी नहीं लेनी है तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन हो गए जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास में स्टेप, प्रोसीजर स्टेप की बात करते हैं, किस तरीके से हम जो है वो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं तो हम प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन में हमारे पास में क्या करेंगे दोस्तों, पेशेंट को जो है वो लिथोटोमी पोजीशन में हम जो है वो लेटा देंगे। किस तरीके से, ये जैसे हमारे पास में बेड है, ठीक है, ये हमारे पास में बेड आ गया, इसमें हमारे पास में ये कोई क्लाइंट है, ठीक, ये कोई क्लाइंट है, इस तरीके से ये दोनों इसके हाथ हो गए और इसके पैरों को इस तरीके से ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। तो क्लाइंट को जो है वो लिथोटोमी पोजीशन में लेटा देते हैं, पैरों को जो है वो फैला देते हैं, जैसे डिलीवरी कंडीशन में। पोजीशन पे भी मैंने ऑलरेडी जो है वो बुलेटिन के अंदर क्लास ले रखी है, इसलिए आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो लिथोटोमी, सबसे पहले प्रिपरेशन में हमने क्या किया दोस्तों, क्लाइंट को जो है वो लिथोटोमी पोजीशन में लेटा दिया, देन उसके बाद स्पेकुलम इंसर्टेड टू विजुअलाइज सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स के अंदर हमने स्पेकुलम इंसर्ट कर दिया, ये देखिए आपके पास, ये जो हमारे पास में स्पेकुलम है वो हमने इंसर्ट कर दिया। क्या किया, सबसे पहले क्लाइंट को लिथोटोमी पोजीशन में लेटा दिया, दोनों पैरों को फैला दिया और स्पेकुलम जो है वो हमने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में हमने क्या किया, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं, सबसे पहले सॉरी इनिशियल एग्जामिनेशन करेंगे, नॉट एक्सटर्नल। इनिशियल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने कोल्पोस्कोप देखा, कोल्पोस्कोप यूज करने के बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं कि सर्विक्स नॉर्मल है, वेजाना ठीक है, वल्वा वगैरह ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई नॉर्मल एबनॉर्मलिटी तो हमें नहीं दिखा रही है। देन नोट एनी विजिबल लीजन, एबनॉर्मल वेसल्स एंड डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का कोई भी, अब टेस्ट तो हम आगे बाद में करेंगे, ठीक है, एसिटिक एसिड डाल के हम टेस्ट करेंगे, देन लुगो सॉल्यूशन डाल के हम जो है वो टेस्ट करेंगे, वो तो बाद की चीजें हैं। पहले हमने क्या किया, इनिशियली स्टेट एग्जामिनेशन किया। इनिशियली एग्जामिनेशन में हमने क्या किया कि कोल्पोस्कोपी से हमने देखा और एग्जामिन किया कि कोई भी किसी भी प्रकार से विजुअलाइजेशन, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई लीजन तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, ये सारी चीजें हमने नॉर्मल जो है वो एग्जामिन कर ली, ठीक है। अब नॉर्मल एग्जामिनेशन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड डालेंगे। एसिटिक एसिड क्यों डाल रहे हैं, एसिटिक एसिड क्या होता है कि इसकी हाई न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, तो जो भी एबनॉर्मल एरिया होता है वो तुरंत जो है व्हाइट कलर में हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जो एरिया है वो बिल्कुल रेड कलर का उसी तरीके का रहता है, लेकिन जो एबनॉर्मल एरिया होता है, ठीक है, वो तुरंत व्हाइट कलर में हो जाएगा। तो हम एप्लीकेशन करेंगे, हम सीधा सीधा जो नॉर्मल हमने विजुअलाइजेशन कर दिया, लिथोटोमी पोजीशन दे दी, स्पेकुलम हमने डाल दिया, कोल्पोस्कोपी से देखा, नॉर्मल, किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई लीजन तो नहीं है। अगर लीजन वगैरह है तो फिर हम एसिटिक एसिड और लुगो सॉल्यूशन हम नहीं डालेंगे, लेकिन देख लिया कोई किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। देन उसके बाद में हमने क्या किया है कि हम एसिटिक एसिड जो है वो अप्लाई करते हैं। ये एसिटिक एसिड जो हमारे पास में 3 to 5% जो है वो एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी जो है वो हाई न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, तुरंत जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो भी एबनॉर्मल एरिया होता है टर्न व्हाइट, बेसिकली जो है वो रेड कलर का दिखेगा, लेकिन जैसे हम उस पर एसिटिक एसिड डालेंगे वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, व्हाइट कलर में जो है वो टर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिटो व्हाइट चेंजेस। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने शुरू में जब क्लास स्टार्ट की थी तब भी मैंने बताया था कि आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास हमारे पास में कम इंपॉर्टेंट थी, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, लेकिन आज हमारे पास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं एसिटो व्हाइट चेंजेस। जैसे हमारे पास में सिचलस टेस्ट आएगा, ठीक है, जो कि आयोडीन सॉल्यूशन से हम करते हैं, इसको एसिटो व्हाइट टेस्ट कैसे, कि जैसे हमने एग्जामिनेशन देखा, देन हमने एसिटिक एसिड डाला, अगर कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू या एबनॉर्मल चीज वहां पे प्रेजेंट है, तुरंत वो व्हाइट कलर में हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एसिटो व्हाइट चेंजेस। तो ये हमने
किया। सेकंड आ जाता है हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ ल्यूगोल्स आयोडीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन करेंगे ल्यूगोल्स आयोडीन का, जिसको हम बोलते हैं सिचलर्स टेस्ट। सिचलर टेस्ट में हमने क्या किया दोस्तों, सिचलर टेस्ट में हम करते हैं कि जो हमारे पास में वेजाइना है या जो हमारे पास में सर्विक्स है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि नॉर्मल हमारे पास में नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो हमारे पास में ब्राउन एंड ब्लैक होगी। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, अगर मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहां पर हमारे पास में जो है वो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। और ये ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास में जैसे ही जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, लुगोल्स सॉल्यूशन के साथ में, लुगोल्स सॉल्यूशन के साथ में जो है वो रिएक्शन करेगा और इसकी वजह से जो है वो ब्राउन या फिर जो है वो हमारे पास में ब्लैक कलर के जो है वो स्टेन बन जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास में काम करती है। यानी कि नॉर्मल जो हमारे पास में स्क्यूमस एपिथेलियल जो है, ठीक है, जैसे हमारे पास में जो है वो ल्यूगोल सॉल्यूशन डालेंगे या हम कहें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, देन तुरंत जो है वहां पे स्टेन बन जाएंगे और वो स्टेन जो है वो किस कलर के बन जाएंगे दोस्तों, ब्राउन या ब्लैक कलर के। तो दोनों में जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो हमारे पास में एसिटिक टेस्ट था, एसिटिक एसिड टेस्ट में तो क्या होता है कि जो एबनॉर्मल वाला एरिया था वहां पे जैसे एसिटिक एसिड डालेंगे, नॉर्मल वाले में तो क्या होता है कि जैसे एसिटिक एसिड डालेंगे वो रेड का रेड कलर ही रहता है, लेकिन एबनॉर्मल टिश्यू एरिया होगा तो तुरंत जो है व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एसिटिक एसिड जो है वो डालेंगे और अगर वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। ये चीज ध्यान रखना। और अगर आपने लुगोस सॉल्यूशन डाला है वहां पे, ठीक है, और वो स्टेन अगर ब्लैक कलर में होते हैं, डेट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो या तो आप जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट के से याद रखो या फिर जो है वो आप नॉर्मल एबनॉर्मल से याद रखो। एसिटिक एसिड डालेंगे तो नॉर्मल जो है वो हमारे पास में स्क्यूमस एपिथेलियल होगा तो वहां पे रेड कलर ही होगा, कोई व्हाइट स्पॉट नहीं होगा। एबनॉर्मल होगा तो व्हाइट होगा। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि नॉर्मल स्क्यूमस एपिथेलियल है, अगर वहां पे हमने ल्यूगोस आयोडीन डाला तो वो ल्यूगोस आयोडीन जो है वो क्या करेगा, ब्राउन या ब्लैक कलर के स्टेन बन जाएंगे। एबनॉर्मल में क्या होगा, एबनॉर्मल में जो है वो हमारे पास में किसी भी प्रकार का कोई स्टेन नहीं बनेगा और वो बिल्कुल पेल रहते हैं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एबनॉर्मल जो में जो है वो हमारे पास में ग्लाइकोजन प्रेजेंट नहीं होता, और ग्लाइकोजन प्रेजेंट नहीं होता तो वहां पे कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होती है। तो ये आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में बायोप्सी। बायोप्सी जो था वो कंपलसरी नहीं था, वो मैंने वहां पे भी बताया था कि अगर हमें मान लीजिए वहां से सैंपल लेना है, कोई भी लंफ आपको दिख रहा है या कोई भी जो है मास अगर वहां पे आपको दिख रहा है और हमें लगता है कि अब हमें इससे सैंपल लेना चाहिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, बायोप्सी जो है वो निडल से उसका जो है वो सैंपल ले लेते हैं। यानी कि टारगेटेड बायोप्सी टेकन फ्रॉम द एबनॉर्मल एरिया। जो भी आपको लंफ दिखा, जो भी आपको क्लम्प दिखा, वहां से जो है वो आपको जो भी टारगेट एरिया वहां से हम बायोप्सी जो है वो ले सकते हैं। एंड एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज में बी डन इफ लीजन एक्सटेंड इनटू द कैनाल। ठीक है, और एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज भी हम कर सकते हैं। एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज क्या होता है कि जो हमारे पास में सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स वहां पे हमारे पास में जो एक तरीके से राइप करके जो हम सैंपल ले लेते हैं उसको हम कहते हैं एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज। तो वहां से भी हम सैंपल ले लेते हैं, लेकिन वो कौन सी कंडीशन में लिया जाएगा, वो तभी लिया जाएगा जब लीजन्स जो है वो हमारे पास में कैनाल के अंदर तक जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में जो है वो सैंपल लेने के लिए था, बायोप्सी था, कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था हमारे पास में। तो ये हमारे पास में आ गए सैंपल। अब बात आती है कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया भाई, आपने पेशेंट को पहले प्रिपरेशन दे दिया, सही पोजीशन में दे दिया, देन स्पेकुलम इंसर्ट कर दिया, देन उसके बाद में आपने एसिटिक एसिड टेस्ट कर दिया, देन आपने जो है वो सिल्चर टेस्ट कर दिया, देन उसके बाद में जो है वो आपने अगर बायोप्सी है, कंपलसरी नहीं है, अगर आपको कोई सैंपल लेना है तो आपने बायोप्सी भी कर ली। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में जो भी आपके पास में फाइंडिंग आई उसको आप जो है रिकॉर्ड करोगे, मैप्ड करोगे। भाई किसी भी प्रकार का जो है वो कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, या फिर जो है वहां पे कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, किस तरीके से एसिटिक एसिड जो है वो क्या शो कर रहा है, एसिटिक एसिड टेस्ट जो है वो क्या शो कर रहा था, जो देन ल्यूगोस टेस्ट या हम कहें सिल्चर टेस्ट जो है वो क्या शो कर रहा था, इन सब की जो है वो फाइंडिंग आप जो है वो नोट करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे। तो ये हमारे पास में दोस्तों स्टेप आ गई। पहला पेशेंट प्रिपरेशन, दूसरा एसिटिक एसिड टेस्ट,
तीसरा हमारे पास में सिल्चर टेस्ट, चौथा हमारे पास में बायोप्सी, देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है? आई थिंक सारी चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, यानी कि जो भी फाइंडिंग आई उसका किस तरीके से जो है वो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग किसको बोलेंगे और एबनॉर्मल फाइंडिंग जो है वो किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो आपको बेसिकली तो जो हो पता चल ही गया, एसिटिक एसिड हमने देख लिया कि इसके अंदर ये स्टेन होगा, ये वाली चीजें होगी। तो पहले हम नॉर्मल फाइंडिंग को ले लेते हैं, देन उसके बाद एबनॉर्मल फाइंडिंग लेंगे। तो नॉर्मल फाइंडिंग क्या, यूनिफॉर्म एपिथेलियल, ठीक है, यानी कि हमारे पास में एपिथेलियल लेयर जो है या एपिथेलियल टिश्यू, आपको पता है ये सर्विस वेजाइना जो है वो हमारे पास में स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। ऑलरेडी टिश्यू जो है वो मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो कंप्लीट करवा रखे हैं। तो एपिथेलियम जो है यूनिफॉर्म रहेगी, ब्राउन स्टेनिंग रहेगा विथ आयोडीन से, आयोडीन अगर हम डालेंगे तो वो ब्राउन स्टेन रहेगा अगर हमारे पास में और चीजें, और नो एबनॉर्मल वेसल्स, किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मल वेसल्स जो है वो नहीं है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल फाइंडिंग जो है वो कैसे फाइंड आउट होगी या कैसे कहोगे कि ये जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मल फाइंडिंग है। तो सबसे पहले क्या होगा, एसिटो व्हाइट एरिया हमें दिखेगा। अब ये एसिटो व्हाइट एरिया क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जो है वो हम जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्पोस्कोपी कर रहे हैं। जैसे वहां पे जो है हम एसिटिक एसिड डालेंगे, ठीक है, एसिटिक एसिड डालेंगे, ये एसिटिक एसिड जो है वो 3 to 5% होता है। जैसे ही जो है वो हमारे पास में एसिटिक एसिड वहां पे डालेंगे तो जो भी एबनॉर्मल एरिया होगा, ठीक है, एबनॉर्मल एरिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एबनॉर्मल एरिया वो डेंसिटी के हिसाब से जो है वो डेंस के हिसाब से जो है वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर कोई एरिया जैसे आपने एसिटिक एसिड डाला और वो चीज जो है व्हाइट कलर में जो है वो कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एसिटो व्हाइट एरिया। अगर एसिटो व्हाइट एरिया दिख रहा है मतलब एबनॉर्मल कंडीशन है, राइट। ऑलरेडी जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये देखो, ये रहा हमारे पास में, ये रहा एसिड, देखो हमने क्या था, एसिटो एसिड डाला कहां पे, एबनॉर्मल एरिया विथ हाई न्यूक्लियर डेंसिटी होता है, तो वो तुरंत जो है वो हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एबनॉर्मल एरिया व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एसिटो व्हाइट चेंजेस। और वही हमने एबनॉर्मल फाइंडिंग में दिखा है कि जैसे हम एसिटिक एसिड डालेंगे देन उसके बाद वहां पे एरिया जो है अगर व्हाइट कलर में कन्वर्ट होगा, मींस दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल फाइंडिंग है, और इसको हम बोलते हैं एसिटो व्हाइट एरिया। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पंकेशन या मोइस्टिक पैटर्न या टिपिकल वेसल्स, यानी कि किसी भी प्रकार से जो है वो हमारे पास में इरेगुलर पैटर्न होगा या कोई भी जो है वो वेसल्स हमें एबनॉर्मली दिखाई देगी, तो वो आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टेनिंग एरिया विथ आयोडीन। ठीक है, नॉन स्टेनिंग एरिया, देखो नॉन स्टेनिंग एरिया अगर हमें दिखाएगा आयोडीन से तो वो एबनॉर्मल काउंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि जैसे हम ल्यूगोस सॉल्यूशन जो है वो डालते हैं, क्या डालते हैं, ल्यूगोस सॉल्यूशन जैसे ही हम डालेंगे देन वहां का एरिया जो है वो किस में बदल जाएगा, या तो हमारे पास में ब्राउन कलर में या फिर जो है वो हमारे पास में ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कोई भी स्टेन नहीं बन रहा है, नॉन स्टेनिंग एरिया, कोई भी स्टेन नहीं बन रहा है आयोडीन से, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। यही तो हमने बोला, ये देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास में, ठीक, ये रहा, क्या बोला कि जैसे स्क्यूमस, नॉर्मल स्क्यूमस एपिथेलियल टेस्ट होगा तो तुरंत ब्राउन या ब्लैक कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एबनॉर्मल होगा तो पेल रहेगा, किसी भी तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर कोई भी स्टेन नहीं बन रहा है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको एसिटो व्हाइट एरिया में और नॉन स्टेनिंग में। ये हो गया हमारे पास में एबनॉर्मल फाइंडिंग। अब हम ले लेते हैं दोस्तों कोल्पो स्कोपिक इंप्रेशन। ठीक है, आपने कोल्पोस्कोपिक किया देन उसके बाद जो है वो उसका इंप्रेशन किस तरीके से जो है वो डिनोट करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर वहां पे कोई लीजन है और लो ग्रेड लीजन है, इसको आप कन्वर्ट करोगे या किस में डिनोट करोगे दोस्तों, CIN फर्स्ट। ऑलरेडी CIN जो है वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। ठीक है, अगर हमारे पास में लो ग्रेड लीजन है, छोटे छोटे जो है वो लीजन्स है, तो हम कैटेगरी किस में बनाएंगे, CIN फर्स्ट। अगर हाई ग्रेड लीजन है, मान लो लो से थोड़ा ज्यादा है, तो फिर हम CIN 2 में कन्वर्ट करेंगे। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर हम CIN थर्ड में जो है वो डिनोट करेंगे। क्लियर है। लास्ट आ जाता है सस्पिशियस फॉर इन्वेजिव कार्सिनोमा। ठीक है,
कोई भी इन्वेजिव कार्सिनोसम अगर आपको सस्पेशियस मिलता है तो आप उसको भी जो है वो डिनोट करोगे। तो ये हो गया हमारे पास में कोल्पोस्कोपी की इंप्रेशन। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन नहीं कह के हम सीधा सीधा कहेंगे कि जैसे हमने किसी पेशेंट का कोल्पोस्कोपी किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है, या क्या क्या डिफिकल्टीज जो है वो पेशेंट फेस करेगा, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लिकेशन नहीं कह के हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिफिकल्टीज कह देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्या क्या डिफिकल्टीज या क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो उसके बाद में जो है वो अराइज होती है, तो इसको हम ले लेते हैं प्रॉब्लम्स अराइज आफ्टर प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले माइल्ड पेन एंड डिस्कम्फर्ट होगा। कोल्पोस्कोपी किया, कोल्पोस्कोपी के बाद में जो है वो हल्का फुल्का दर्द, माइल्ड पेन और डिस्कम्फर्ट जो है वो फीमेल क्लाइंट को जो है वो देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स क्योंकि आपने जो है वो स्पेकुलम इंसर्ट किया है तो इसकी वजह से हल्का फुल्का दर्द और डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग नॉर्मल कोल्पोस्कोपी में जो है वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन अगर आपने बायोप्सी किया, अब बायोप्सी किया है तो आपने निडल इंसर्ट की है किसी भी तरीके से, मान लो आर्टरी बायोप्सी किया है या निडल बायोप्सी किया है, तो उसके कारण जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है जिसको हम बोलते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग, तो ये हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इन्फेक्शन, अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक जो है वो यूज में नहीं ली है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। ये रेयर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा बट इन्फेक्शन भी जो है वो हो सकता है। तो ये आ गया हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में एडवांटेज। भाई हम कोल्पोस्कोपी कर रहे हैं तो उस कोल्पोस्कोपी का क्या एडवांटेज है, तो दोस्तों आपको पता ही है क्या एडवांटेज है कि जैसे हमने नॉर्मली इनिशियल स्टेज में हम क्या करते हैं, पेप स्मेयर करते हैं। पेप स्मेयर में कोई एबनॉर्मेलिटी आई, ठीक है, तो हम उस पर कोल्पोस्कोपी करते हैं। कोल्पोस्कोपी से जो है वो हम टेस्ट करके देख लेते हैं, एसिटिक एसिड टेस्ट करके देख लेते हैं, देन सिल्चर टेस्ट करके देख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि वहाँ पे जो हमारे पास में सर्विक्स या वेजाइना या वुल्वा के अंदर जो है वो हमारे पास में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेक्ट हो जाती है। यानी कि क्या क्या एडवांटेज है कोल्पोस्कोपी के, पहला एडवांटेज है डिटेक्ट प्री कैंसरस चेंजेज बिफोर द सिम्टम्स अपीयर। यानी कि जैसे ही कैंसर होता है या कैंसर जो है वो हमारे पास में डेवलप होता है तो शुरुआत स्टेज में ही जो है वो साइन सिम्टम्स नहीं आते, ये भी आपको पता है। कैंसर की कम से कम जो है वो हमारे पास में, ठीक है, थर्ड या फोर्थ स्टेज में जो है वो हमारे पास में साइन सिम्टम्स जो है वो निकल के आते हैं। लेकिन चीजें तो चेंजेज हो जाती है, जो वहां पे सेल्स है, टिश्यू है, उसमें चेंजेस तो हो जाता है, साइन सिम्टम्स नहीं होते। तो हमारे पास में जो भी प्री कैंसरस चेंजेज है, ठीक है, साइन सिम्टम्स से पहले जो है वो उसमें चेंजेस आते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। भाई हमारे पास में स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स में चेंजेस आएंगे तो वो जो हमारे पास में स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स चेंजेस है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं तुरंत, एसिटिक एसिड टेस्ट से भी एंड सिल्चर टेस्ट से भी। तो पहला तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है दोस्तों, ये सिंपल है, क्विक है एंड आउट पेशेंट प्रोसीजर है। इसके लिए किसी भी प्रकार की ओटी आईसीयू की जो है वो जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक हमें स्पेकुलम चाहिए, एक कोल्पोस्कोप चाहिए, पेशेंट आया, ओपीडी प्रोसीजर है, तुरंत हम कर सकते हैं, ठीक है, थोड़े समय में ये टेस्ट हो जाता है। आउट पेशेंट प्रोसीजर है, पेशेंट आया देन टेस्ट किया देन वापस घर पे चला जाएगा, इसमें हॉस्पिटल स्टे की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आराम से सिंपली कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, आउट पेशेंट पे जो है वो कर सकते हैं, तो ये काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैन गाइड टारगेटेड बायोप्सी। अगर हमें जब मान लो बायोप्सी लेनी है, ठीक है, तो ऐसे तो हम ब्लाइंड बायोप्सी लेंगे, उससे हमें जहां की बायोप्सी लेनी है, ठीक है, भाई सर्विक्स की लेनी है, वेजाइना की लेनी है या कौन से पार्ट की लेनी है, तो उस पे टारगेट करके हम बायोप्सी ले सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट एरिया से। भाई हमने एरिया देख लिया, ठीक है, एरिया देखने के बाद जो है वो हमें लगा है कि यहां से हमें जो है वो बायोप्सी लेनी है तो हम वहां से बायोप्सी जो है वो ले सकते हैं। एंड लास्ट आ जाता है रिड्यूस अननेसेसरी एक्सेशन बायोप्सी इज नॉर्मल केसेज, ठीक है, यानी कि अननेसेसरी जो है वो हमें कोई काट पीट की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास में नॉर्मल बायोप्सी आ गया तो किसी भी प्रकार की जो है वो काट पीटने की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो ये हमारे पास में दोस्तों एडवांटेज है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लिमिटेशन। भाई हमने सारी चीजें फायदे की बता दी कि ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और ये कोल्पोस्कोपी के फायदे हैं। लेकिन कुछ कुछ जो है वो हमारे पास में लिमिटेशन भी है। अब देखो लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हमारे हाथ जो है वो बंद जाते हैं, किस कंडीशन में हम जो है वो पूरी तरीके से जो है वो अपने रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखो कैन नॉट डिटेक्ट लीजन हायर इन एंडो सर्वाइकल कैनाल,
ठीक है। अगर मान के चलिए कोई भी लीजन जो है वो अंदर की तरफ है, ये तो चलो सुपरफिशियल है, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में ऊपर ऊपर से अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है, तो हम जो है वो अच्छे तरीके से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डीप में कोई लीजन है तो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो एसिटिक एसिड टेस्ट किया है या जो आपने लुगोस टेस्ट किया है या जिसको हम सिल्चर टेस्ट के नाम से जानते हैं, अगर वो आपने किया है तो ये सुपरफिशियल लेयर का ही इंफॉर्मेशन देते हैं। अंदर डीप एरिया में अगर कोई कैंसर वाली चीजें है तो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो ये होगी, पहला तो हम कि जो डीपर या अंदर की साइड में कोई चीज में चेंजेस है, ठीक है, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, ठीक है, यानी कि जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि स्क्वेमस सेल्स में कोई चेंजेस है या नहीं है, व्हाइट वाश एरिया वाला है या नहीं है, तो इसके इंटरप्रिटेशन के लिए हमें एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत होती है, ठीक है, जिसने बहुत ज्यादा कोल्पोस्कोपी कर रखी है। तो ऐसे कोई एक्सपर्ट जो है वो उसकी जरूरत होती है। नॉर्मल पर्सन जो है वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फॉल्स नेगेटिव पॉसिबल्स। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने एसिटिक एसिड टेस्ट का जो है वो टेस्ट किया या सिल्चर टेस्ट का जो है वो किया, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास में नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। क्या करते हैं, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी जो है वो हमारे पास में आ सकते हैं। एंड सम वुमन में फील एंजियस एंड अनकंफर्टेबल। भाई वेजाइनल टेस्ट है और उसके अंदर आप जो है वो स्पेकुलम डाल रहे हो, देन उसके बाद टेस्ट कर रहे हो, और ये आप सोच के देखिए कि कैसे लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है, फिर स्पेकुलम डाला जाता है, फिर कोल्पोस्कोप कर रहे हो। तो फीमेल के साथ तो फिर भी कंफर्टेबल होते हैं अगर मेल गायनोकोलॉजिस्ट है, या कई बार फीमेल भी जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती है। तो ये जो है वो हमारे पास में इसकी जो है वो लिमिटेशन है, यानी कि वुमन जो है वो एंजियस एंड अनकंफर्टेबल जो है वो फील करती है। तो ये हमारे पास में लिमिटेशन हो गई कोल्पोस्कोपी। हमने इसके फायदे बताए कि ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, ये सारी चीजें, लेकिन ये लिमिटेशन भी है। पहला क्या है कि अगर डीपर लीजन है तो हम उसको आइडेंटिफाई इस टेस्ट के द्वारा नहीं कर सकते, हम सुपरफिशियल वाली लीजन को कर सकते हैं। सेकंड, इसके लिए एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत होती है। थर्ड, कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने लुगोस या सिल्चर टेस्ट किया, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और फीमेल इसमें जो है वो एंजियस फील करती है। तो ये हमारे पास में आगे लिमिटेशन। अब बात आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमने कोल्पोस्कोपी टेस्ट किया उसमें क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तीनों स्टेज में हम देखेंगे नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिफोर प्रोसीजर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूरिंग प्रोसीजर्स नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आफ्टर प्रोसीजर जो है वो नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन तीनों को लेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास में बिफोर प्रोसीजर्स। तो बिफोर प्रोसीजर में हमारे पास में क्या होता है, मोटा मोटी चीज आपको पता ही है। मोटा मोटी चीज आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो एक तो कंसेंट फॉर्म लेना होता है। दूसरी चीज, जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो एक बार उस क्लाइंट को जो है वो बताया जाता है। ऐसा नहीं जाते आपने प्रोसीजर शुरू कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो जब भी आप कोई टेस्ट करते हो तो उससे जरूरी है, जैसे एनजी ट्यूब डालते हैं तो भी हम पेशेंट को बताते हैं कि देखो नाक के रास्ते जो है वो एक ट्यूब डाली जाएगी, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। कैथेटर डालते हैं तो भी हम पेशेंट को बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो है वो आपको एक जो है वो नली डाली जाएगी पेशाब के रास्ते से। तो जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बारे में उस क्लाइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके जो भी डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई एंजाइटी ना रहे। दूसरा, कंसेंट फॉर्म लेंगे। तो ये दो तो यूनिवर्सल है। उसके बाद क्या नेक्स्ट आता है उसको हम लेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में एक्सप्लेन पर्पज एंड प्रोसीजर टू रिड्यूस द एंजाइटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमारे पास में पर्पज है कि ये कि ये टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसका पर्पज हम बताएंगे, और ये टेस्ट किस तरीके से होता है उसका प्रोसीजर बताएंगे, यानी कि जो हम टेस्ट करें उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट। आपको पता ही है, जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो तो सबसे पहले जो है वो आपको इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो कलेक्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडवाइस टू अवॉइड डचिंग वेजाइनल मेडिकेशन और इंटरकोर्स 24 to 48 आवर्स बिफोर, ठीक है। यानी कि हमारे पास में क्या आता है कि उसको एडवाइस किया जाता है, जब भी ये प्रोसीजर कर रहे हो कोल्पोस्कोपी, तो एडवाइस किया जाता है कि आपको डचिंग नहीं करना। डचिंग मतलब एक तरीके से वॉश नहीं करना है वेजाइना को या कोई भी कैविटी को वॉश करना जो है वो हमारे पास में क्या कहलाता है, डचिंग कहलाता है। तो ये जो है वो हम इसको वॉश नहीं करना है,
ठीक है, यानी कि आपको वेजाइना को वॉश नहीं करना है, कम से कम 24 या 48 घंटे पहले वेजाइना को वॉश नहीं करना है। क्योंकि अगर वेजाइना को वॉश कर लेंगे और मान के चलिए कोई भी मॉइस्चराइजर या कौन सी चीज यूज की है, इसकी वजह से हमारे पास में रिजल्ट जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं। एंड कोई भी वेजाइनल मेडिकेशन जो है वो आप नहीं लोगे। बहुत सारी मेडिकेशन आती है जो इंट्रावेजाइनल भी जो है वो ली जाती है, आपको पता ही है, रूट ऑफ मेथड्स में भी जो है वो आता है कि वेजाइनली मेडिकेशन ली जाती है। तो वेजाइनल मेडिकेशन जो है वो अवॉइड करनी है, ठीक है। और इंटरकोर्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास में इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होती है हमारे पास में, वो इंटरकोर्स इंटीमेशन जो है वो नहीं होना। और ये सारी चीजें 24 से 48 घंटे बिफोर जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि कम से कम 1 या 2 दिन पहले, 24 आवर्स 48 आवर मतलब 1 या 2 दिन पहले जो है वो किसी भी तरीके का कोई इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, कोई वेजाइनल मेडिकेशन जो है वो नहीं डाली हुई होनी चाहिए वेजाइना के अंदर, और डचिंग नहीं होना चाहिए, वॉशिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो बिफोर प्रोसीजर करते हैं। पहली चीज, पहला हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई भी एंजाइटी ना रहे। सेकेंड, इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे। तीसरा, 1 या 2 दिन पहले क्लाइंट को जो है वो समझाया जाता है कि आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, कोई वेजाइनल मेडिकेशन है वो नहीं डालनी है, एंड किसी भी तरीके से किसी भी सॉल्यूशन से वॉश नहीं करना है। ये बिफोर प्रोसीजर। अब आता है ड्यूरिंग प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर आता है हमारे पास में प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। जो क्लाइंट है उसको हम इमोशनली सपोर्ट जो है वो देते हैं, क्योंकि कई बार क्लाइंट अनकंफर्टेबल फील करता है, हल्का फुल्का दर्द भी होता है, तो उसको हम इमोशनली सपोर्ट देंगे। एंड असिस्ट फिजिशियन विथ इंस्ट्रूमेंट। जो फिजिशियन असिस्ट है, जो फिजिशियन कर रहा है, कोल्पोस्कोपी कर रहा है, उसको असिस्ट में फायदा जो है वो हेल्प करवाएंगे। आपको पता है नर्सिंग का या नर्स का जो है मेन फंक्शन क्या होता है, कोई भी जो प्रोसीजर होता है उसको असिस्ट करवाने का काम होता है। तो फिजिशियन को जो है हम असिस्ट कराएंगे उसके इंस्ट्रूमेंट एंड स्कोपी में। नेक्स्ट, एंश्योर गुड लाइटिंग एंड पोजिशनिंग। और एंश्योर करेंगे कि प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, क्लाइंट की जो है वो प्रॉपर लिथोटोमी एंड लेग को जो है वो एक्सटेंड करने वाली पोजीशन होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हम कोल्पोस्कोपी या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो अच्छे तरीके से कोल्पोस्कोपी कर सके। तो यह आता है हमारे पास में ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, ठीक। लास्ट आ जाता है हमारे पास में आफ्टर प्रोसीजर। क्या करेंगे, आफ्टर प्रोसीजर में जो है वो हमारे पास में आता है दोस्तों, आफ्टर प्रोसीजर में इंस्ट्रक्ट पेशेंट अबाउट माइल्ड ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज। क्लाइंट को जो हो बोलेंगे अगर बायोप्सी किया है तो ब्लीडिंग होने की संभावना, वैसे अगर बायोप्सी नहीं है तो नॉर्मल टाइम पे जो है ब्लीडिंग नहीं होती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल टेस्ट में जो है वो ब्लीडिंग नहीं होती है। बायोप्सी किया है तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो क्लाइंट को जो है वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको हल्की फुल्की जो है ब्लीडिंग या डिस्चार्ज जो है वो हो सकता है, वो नॉर्मल काउंट हो जाएगा। देन एडवाइज टू अवॉइड टैम्पॉन्स, इंटरकोर्स, डचिंग फॉर फ्यू डेज इफ बायोप्सी टेकन। अगर बायोप्सी ली गई है, ध्यान से दोस्तों, अगर बायोप्सी ली गई है तो टैम्पॉन्स को अवॉइड करोगे। टैम्पॉन्स आपको पता ही है, आजकल की न्यू जनरेशन वाले टैम्पॉन्स का यूज लेते हैं, ठीक है। एमसी साइकिल में भी टैम्पॉन्स का यूज आता है, ठीक है। कॉटन टाइप से इस तरीके से, देखो इस तरीके से एक फोम टाइप से आता है, इसके ऊपर एक थ्रेड सा लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो सारा का सारा यही एब्जॉर्ब कर लेता है, देन उसको फिर रात में या फिर जो है वो जितने टाइम के बाद भी हो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आता है टैम्पॉन्स। तो क्लाइंट की अगर बायोप्सी ली गई है तो उसको बोला जाता है कि आप टैम्पॉन्स का यूज नहीं करोगे, इंटरकोर्स नहीं करोगे, और डचिंग किसी भी तरीके के कोई वॉशिंग या जो है वो केमिकल से आप यूज नहीं करोगे, वॉश नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में सेकेंड इंस्ट्रक्शन आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिपोर्ट हैवी ब्लीडिंग, फाउल स्मेलिंग, डिस्चार्ज और फीवर। और उसको साथ के साथ इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इस टेस्ट के बाद में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो, क्या हो दोस्तों, हैवी ब्लीडिंग हो या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज आ रहा है, नॉर्मल डिस्चार्ज है, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आ रही है डिस्चार्ज में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है तो आप इंफॉर्म करोगे। और अगर फीवर आता है मतलब कहीं ना कहीं इंफेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अगर फीवर आता है या किसी भी प्रकार के फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आता है या हैवी ब्लीडिंग जो है वो होती है तो आप तुरंत रिपोर्ट करोगे, तुरंत हमें बताओगे, ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में एंश्योर फॉलोअप फॉर बायोप्सी रिजल्ट, ठीक है। और बायोप्सी हमने ली है, बायोप्सी लेने के बाद उसके रिजल्ट क्या आते हैं उस तरीके से जो है उसका फॉलोअप होता है। अगर बायोप्सी में नॉर्मल आती है, किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी या नियोप्लेजिया या कैंसर वाली कंडीशन नहीं आती है तो ठीक है, अदरवाइज कंटिन्यूस जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप उसको जो है वो फॉलोअप में रहोगे। तो ये हमारे पास में आफ्टर प्रोसीजर जो है वो हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड बेनिफिट।
ठीक है, क्या क्या बेनिफिट है, ऑलरेडी एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिए, इसलिए फटाफट इसको हम कर लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल, प्री कैंसर एंड कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल के अंदर अगर प्री कैंसर वाली कंडीशन है या कैंसर वाली कंडीशन है तो हम उसको अर्ली टाइम पे या बहुत जल्दी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिड्यूस सर्वाइकल कैंसर मोर्टिलिटी व्हेन यूज पेप स्मेयर एंड एचपीवी टेस्टिंग। ठीक है, यानी कि जो सर्वाइकल कैंसर से हमारे पास में मोर्टिलिटी आती है, आपको पता है कि बहुत सारी फीमेल जो है वो सर्वाइकल कैंसर के कारण जो है वो मर जाती है। मोर्टिलिटी आपको पता ही है, डेथ रेट, मोर्बिडिटी मतलब डिजीज कंडीशन। तो रिड्यूस सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को जो है वो रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस सर्वाइकल कैंसर मोर्टिलिटी व्हेन यूज ऑफ पेप स्मेयर एंड एचपीवी टेस्टिंग। ये भी आपको बताया कि एचपीवी पेप स्मेयर एंड एचपीवी टेस्टिंग के बाद जो है वो हम कोल्पोस्कोपी करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, पहले पेप स्मेयर किया या एचपीवी टेस्टिंग किया, अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर हम जो है वो कोल्पोस्कोपी के माध्यम से एग्जैक्ट रिजल्ट पे जो है वो पहुंच सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर से जो हमारे पास में डेथ होती है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर से मोर्टिलिटी होती है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट आता हमारे पास में गाइड प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, और गाइड प्रॉपर मैनेजमेंट क्रायोथेरेपी, लीप सर्जरी इफ नीडेड। ठीक है, यानी कि आगे हमें क्या करना है, मान लो कोई भी एबनॉर्मलिटी आई, तो एबनॉर्मलिटी आने के बाद हम जो है वो क्रायोथेरेपी करते हैं। क्रायोथेरेपी आपको पता ही है, कोल्ड चीजें से जो है वो हमारे पास में सर्जरी की जाती है, या लीप। ठीक है, लीप जो है वो उसमें हेल्प मिलती है। लीप क्या होता है दोस्तों, लीप होता है हमारे पास में लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल ठीक है एक्सेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, यानी कि लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर जो है, यानी कि जो हमारे पास में सर्जरी होती है उसमें हमें हेल्प मिलती है। कितने टिश्यू डैमेज है, कहां तक डैमेज है, वो सारे इसी के द्वारा जो है वो बेनिफिट होता है। क्लियर है? अब फटाफट जो है वो हम समरी ले लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने देखा कि कोल्पोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज आते हैं, किस तरीके से स्पेकुलम लगाया जाता है, किस तरीके से जो हम कोल्पोस्कोपी जो है वो यूज करते हैं, कोल्पोस्कोप होता है वो यूज करते हैं, दोनों को मिला के कोल्पोस्कोपी हो गया। ठीक है, देन उसमें हमें पेशेंट को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, बिफोर सर्जरी हम बिफोर प्रोसीजर हम क्या कर सकते हैं, इंट्रा प्रोसीजर हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर प्रोसीजर हम क्या कर सकते हैं, देन किस लिए जो है वो हमारे पास में कोल्पोस्कोपी बेनिफिशियल है, क्या क्या हमारे पास में जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उन सबके बारे में देखा, क्या क्या लिमिटेशन है वो सारी चीजें देखी, क्या क्या एडवांटेज है वो सारी चीजें देखी, क्या यूज है, किस तरीके से स्टेप हमें यूज करना है, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे जो है वो देखा। आई थिंक सारी चीज जो है वो क्लियर करने के बाद फटाफट जो है हम इसकी समरी करते हैं, देन इसको जो है वो फिनिश करते हैं। तो समरी में आ जाएगा हमारे पास में कोल्पोस्कोपी इज मैग्निफाइड विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना एंड वुल्वा यूजिंग द कोल्पोस्कोप। वही चीज है कि कोल्पोस्कोपी जो है वो हमारे पास में एक विजुअल एग्जामिनेशन है। विजुअल एग्जामिनेशन हम बिल्कुल देख के ही जो है वो करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या विजुअलाइजेशन करते हैं, सर्विक्स का विजुअलाइजेशन करते हैं, वेजाइना का विजुअलाइजेशन करते हैं, एंड उसके बाद वुल्वा का जो है विजुअलाइजेशन करते हैं। किसके द्वारा? कोल्पोस्कोप के माध्यम से। ठीक है, देन इट इज मेनली इंडिकेटेड आफ्टर एबनॉर्मल पेप स्मेयर और एचपीवी टेस्ट टू डिटेक्ट प्री कैंसरस लीजन एंड अर्ली कैंसर। ये कब जो है वो करते हैं, कोल्पोस्कोपी कब किया जाता है? तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब हमारे पास में एबनॉर्मल पेप स्मेयर आता है, सबसे पहले हम पेप स्मेयर करते हैं, बहुत इजी प्रोसीजर है। तो अगर हमारे पास में एबनॉर्मल पेप स्मेयर आया और एचपीवी टेस्ट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट, और एबनॉर्मल पेप स्मेयर आया, ठीक है, एबनॉर्मल पेप स्मेयर टेस्ट आया, तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें कोल्पोस्कोपी करते हैं। एबनॉर्मल पेप स्मेयर आया इन द सेंस हो सकता है उसको सर्वाइकल कैंसर हो, एचपीवी टेस्ट हमारे पास में जो है वो पॉजिटिव मतलब हो सकता है हमारे पास में जो है वो कैंसर हो, तो उस कंडीशन में बाद में हम जो है वो कोल्पोस्कोपी करते हैं कंफर्मेशन के लिए। क्लियर? तो ये चीज है, इट इज मेनली इंडिकेटेड आफ्टर, कब जो है वो कोल्पोस्कोपी किया जाता है? एबनॉर्मल पेप स्मेयर के बाद में एंड एचपीवी टेस्ट के बाद में जो है वो किया जाता है, टू डिटेक्ट प्री कैंसरस लीजन एंड अर्ली कैंसर, कि अंदर कोई कैंसर या प्री कैंसर लीजन तो जो है वो नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एसिटिक एसिड टेस्ट एंड आयोडीन आर अप्लाइड टू हाईलाइट एबनॉर्मल एरिया एंड बायोप्सी आर टेकन इफ
नेसेसरी। देखो यही इसका कोर पॉइंट है, ये था। एसिटिक एसिड जो है वो हम डालते हैं, सबसे पहले हमने विजुअलाइजेशन किया, सारी चीज की, देन उसके बाद वहां पे हम एसिटिक एसिड डालेंगे। एसिटिक एसिड डालें, एसिटिक एसिड आपको पता है 3 to 5% जो है वो एसिटिक एसिड जो है वो डाला जाता है। अगर एसिटिक एसिड डालने के बाद वो एरिया अगर व्हाइट हो गया, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसिटो व्हाइट एरिया। वो एसिटोवाइट क्या, क्योंकि जो भी एबनॉर्मल एरिया होता है, अगर नॉर्मल एरिया है तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन जो एबनॉर्मल एरिया है वो उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और वो एरिया जो है वो व्हाइट कलर में हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एसिटोवाइट, ठीक है। तो अगर एसिटोवाइट आया है, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मिटी है। आयोडीन टेस्ट करते हैं, जिसको हम सिल्चर टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें हम ल्यूगो सॉल्यूशन डालते हैं। ल्यूगो सॉल्यूशन डालेंगे तो ल्यूगो सॉल्यूशन डालते अगर हमारे पास में ब्राउन या ब्लैक कलर के जो है वो स्टेन बनते हैं, मतलब नॉर्मल है। ब्राउन या ब्लैक कलर के स्टेन बनेंगे वो नॉर्मल है। अगर हमारे पास में नॉर्मल पेल कलर का होता है वो एबनॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, क्यों एबनॉर्मल है, वो मैंने आपको सारी चीजें जो है वो बता दी थी। और उसके बाद में दोनों टेस्ट हो गए, एसिटिक एसिड टेस्ट और आयोडीन टेस्ट हो गया। उसके बाद में अगर हमें लगता है तो हम बायोप्सी जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट आता है, इट इज सेफ आउट पेशेंट प्रोसीजर विथ ग्रेट वैल्यू इन सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। बिल्कुल ये जो है हमारे पास में कोल्पोस्कोपी जो है वो बिल्कुल सेफ है, आउट पेशेंट प्रोसीजर है, मतलब आउट पेशेंट पे भी हम जो है वो कर सकते हैं। ग्रेट वैल्यू जो है मतलब काफी ज्यादा इसका अच्छा आउटपुट है, किसके लिए, फॉर सर्वाइकल कैंसर, उसके रोकने के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए ये कोल्पोस्कोपी जो है वो हमारे पास में बहुत अच्छा टेस्ट है। क्योंकि आपको पता ही है कि साइन सिम्टम्स तो हो बहुत लेट निकल के आते हैं, तो साइन सिम्टम्स से पहले कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है वो हम इसके द्वारा जो है वो देख सकते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारे पास में क्लास जो है वो फिनिश होती है, दैट इज कॉल्ड कोल्पोस्कोपी। क्लास कैसे लगी और कितना नॉलेज आपने गेन किया उसके बारे में ईमानदारी से जो है वो कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि जो क्लास हम कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है या नहीं है, या इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप मुझे बताओगे तो जरूर इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कितना आपको समझ में आया, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्लास कैसे लगी, उसके बारे में बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।